वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एड्रिनल मेडुला के बारे में। सो बेसिकली हमारा जो किडनी है इसके ऊपर एक ग्लैंड लोकेटेड होता है, इसको हम सुप्रारेनल ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। यहाँ पर हमने किडनी का एक स्ट्रक्चर भी ड्रा किया हुआ है। ये हमारी किडनी है, इसके ऊपर एक ग्लैंड लोकेटेड है जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं या सुप्रारेनल ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि किडनी के लिए टर्म यूज होता है रेनल, क्योंकि ये ग्लैंड बेसिकली लोकेटेड होता है ऑन द टॉप ऑफ द किडनी। सो दैट्स वाई इसको हम सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहते हैं, सुप्रारेनल ग्लैंड, और इसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। तो इस ग्लैंड को हमने बेसिकली यहाँ पर जूम किया हुआ है। तो ये ओवरऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड है। तो इनकी बेसिकली टू पार्ट है। एक इसका ये आउटर पार्ट है जिसको हमने ब्लू कलर से शेड किया हुआ है, और एक इसका ये ग्रीन पार्ट है। तो इसका जो आउटर पार्ट है यानी बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट है इसको हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और इसका जो इनर ये ग्रीन कलर का जो पार्ट है या इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड है इसको हम बेसिकली एड्रिनल मेडुला कहते हैं। तो कॉर्टेक्स का टर्म जहाँ पर भी यूज होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं आउटर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर और एनीथिंग्स, और मेडुला का टर्म बेसिकली यूज होते हैं फॉर द इनर साइड, और इनर पार्ट के लिए हम मेडुला टर्म यूज करते हैं। तो दिस इज बेसिकली द टू पार्टीशन एग्जिस्ट इन द एड्रिनल ग्लैंड। वन इज द एड्रिनल कॉर्टेक्स, सेकंड हमारे पास एड्रिनल मेडुला है। तो बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड का 80% पार्ट बेसिकली दिस इज द एड्रिनल कॉर्टेक्स ने एक्यूपाई किया हुआ है, जबकि 20% ये एड्रिनल ग्लैंड का एड्रिनल मेडुला ने बनाया हुआ है। तो बेसिकली एड्रिनल मेडुला इट इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। अगर ओरिजिन की बात करें तो बेसिकली द एड्रिनल ग्लैंड इट इज़ mesoectodermal and origin, mesoectodermal and origin। इसका मतलब ये है कि ये इसका टू डिफरेंट एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है, यानी जो इसका कॉर्टेक्स पार्ट है ये बनता है मेसोडर्मल लेयर ऑफ द इम्यूलो से, जबकि इसका जो इनर मोस्ट पार्ट है एड्रिनल मेडुला जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे भी, तो ये बेसिकली बनता है न्यूरल क्रेस्ट से, यानी नर्वस टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली दिस ग्लैंड ओवरऑल इट इज़ मेसोएक्टोडर्मल एंड ओरिजिन्स। अब यहाँ पर एड्रिनल मेडुला के बारे में हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं। द फर्स्ट पॉइंट दैट इज द एड्रिनल मेडुला ब्रिज द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इट विल प्रोवाइड ए ब्रिज बिटवीन द एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली जो भी न्यूरॉन्स है इनको बेसिकली एड्रिनल मेडुला को न्यूरॉन ने इनर्वेट किया हुआ है। अब जब इनको स्टिमुलेट नर्वस सिस्टम यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनको स्टिमुलेट करती है, जब ये स्टिमुलेट होते हैं तो ये एड्रिनल मेडुला कुछ हार्मोन को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। यही हार्मोन बेसिकली ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं और बेसिकली अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इस वजह से इसको हम एंडोक्राइन सिस्टम यानी ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं, यही हार्मोन बेसिकली ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन के पास जाती है। तो ये इसका एंडोक्राइन पार्ट हुआ, जबकि उन्होंने इसको बेसिकली स्टिमुलेट कर रहा है नर्वस सिस्टम। सो बेसिकली इस वजह से इसको हम ऐसे ब्रिज कंसिडर करते हैं बिटवीन द एंडोक्राइन सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा टाइप का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो कि बेसिकली इमरजेंसी स्टेट में हमारा बॉडी को कंट्रोल करती है। तो दिस इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट को देखें, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स आर नॉट एसेंशियल फॉर लाइफ बट हेल्प टू डील विद इमरजेंसी। अब बेसिकली ये हार्मोन लाइफ के लिए एसेंशियल नहीं है, यानी इसके बगैर भी इंसान ज़िंदा रह सकता है। सो बेसिकली इसका जो हार्मोन ये सिक्रीट करते हैं वो बेसिकली इमरजेंसी स्टेट में बॉडी को मेंटेन करने के लिए ये हार्मोन बेसिकली एड्रिनल मेडुला सिक्रीट करते हैं, और यही हार्मोन बेसिकली इमरजेंसी स्टेट में बॉडी को मेंटेन करने के लिए ये हार्मोन बेसिकली अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एड्रिनल मेडुला के बगैर भी इंसान ज़िंदा रह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली इसका जो हार्मोन है एफिनेफ्रिन एंड नॉन एफिनेफ्रिन ये बेसिकली नर्वस सिस्टम भी सिक्रीट करते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एड्रिनल मेडुला इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर लाइफ।
थर्ड पॉइंट को देखें, सो बेसिकली एड्रेनल मेडुला की तरफ हम और आते हैं और इनको बेसिकली डिटेल के साथ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो एड्रेनल मेडुला बेसिकली बना होता है एक स्पेशलाइज सेल से, जो कि बेसिकली न्यूरॉन्स ही होते हैं। इन सेल को हम कहते हैं क्रोमाफेन सेल और क्रोमाफिल सेल और प्यूक्रोम सेल्स। सो बेसिकली ये डिफरेंट टर्म यूज़ होते हैं सेल्स के लिए, जो कि बेसिकली हमारा एड्रेनल मेडुला बनाता है। अब इनको क्रोमाफिन और क्रोमाफिल सेल क्यों कहते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। अब ये क्रोमाफिन सेल बेसिकली अगर इनको हम पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये हमारे पास एक डाई है, अगर इनसे हम स्टेन करें इन क्रोमाफिन सेल को, तो इस सेल में बेसिकली एक ग्रेन्यूल्स होता है जो कि बेसिकली ब्राउन कलर लेता है। तो इस वजह से इसको हम क्रोमाफिन सेल कहते हैं। क्रोमा फॉर कलर्स, तो ये बेसिकली ब्राउन कलर लेते हैं, तो इस वजह से इसको हम क्रोमाफिन सेल और क्रोमाफिल सेल कहते हैं। अब ग्रेन्यूल इनके अंदर बेसिकली एक स्मॉल बॉन्डेड ऑर्गेनेली होते हैं, जो कि बेसिकली कुछ सब्सटेंस को स्टोर एंड रिलीज करते हैं। ऐसे मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर जो कि एक सेल में प्रेजेंट होते हैं, इसको हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं। और यही ग्रेन्यूल बेसिकली ब्राउन स्टेन लेते हैं, तो इस वजह से इसको हम क्रोमाफिन और क्रोमाफिल सेल कहते हैं। अगर एड्रेनल मेडुला में बेसिकली क्रोमाफिन सेल की टू टाइप है, एक को हम कहते हैं एड्रेनलिन सिक्रीटिंग सेल और एपिनेफ्रिन सिक्रीटिंग सेल। दूसरा हमारे पास नॉर एड्रेनलिन सिक्रीटिंग सेल और नॉन एपिनेफ्रिन सिक्रीटिंग सेल्स। अब एड्रेनलिन एंड एपिनेफ्रिन बेसिकली एपिनेफ्रिन टर्म साइंटिफिकली यूज होता है, जबकि एड्रेनलिन ये लोकली यूज होता है। अब एड्रेनलिन सिक्रीटिंग सेल बेसिकली ये हमारे पास 90% है, जबकि नॉर एड्रेनलिन सेल 10% ऑफ द क्रोमाफिन सेल है। तो बेसिकली दीज आर द टाइप ऑफ द क्रोमाफिन सेल। अब हम यहाँ पर हार्मोन ऑफ द एड्रेनल मेडुला को डिस्कस करते हैं। तो ओवरऑल जितना भी हमारा एड्रेनल मेडुला है, इससे बेसिकली जो हार्मोन रिलीज होता है, इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं कैटेकोल एमाइंस, क्योंकि ये हार्मोन बेसिकली दीज आर द एमाइंस डिराइव्ड फ्रॉम द कैटेकोल्स। सो दैट्स वाई इनको हम कलेक्टिवली का कहते हैं कैटेकोल एमाइंस। इनमें एपिनेफ्रिन एंड आर एड्रेनलिन, नॉन एपिनेफ्रिन और नॉन एड्रेनलिन एंड डोपामिन। सो इन तीन हार्मोन को हम कलेक्टिवली कहते हैं कैटेकोल एमाइन, और ये सारे हार्मोन रिलीज होते हैं फ्रॉम द एड्रेनल मेडुला। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि किस तरह से कैटेकोल एमाइन की सिंथेसिस होती है। हम कैटेकोल एमाइन का बायोसिंथेसिस देखते हैं कि किस तरह से कैटेकोल एमाइंस की सिंथेसिस होती है। तो बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ कैटेकोल एमाइन दैट इज टायरोसिन। टायरोसिन हमारे पास एक अमीनो एसिड है जो कि बेसिकली एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ कैटेकोल एमाइंस। तो ये टायरोसिन बेसिकली ब्लड्स में प्रेजेंट होता है एंड दिस इज बेसिकली एन अमीनो एसिड्स। तो जब भी कैटेकोल अमाइन की सिंथेसिस होती है, तो इन टायरोसिन को बेसिकली क्रोमाफिन सेल में भेजा जाता है। तो बेसिकली इनकी ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम द ब्लड एंड टू द क्रोमाफिन सेल, एंड दिस ट्रांसपोर्ट को हम बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये टायरोसिन क्रोमाफिन सेल में आ जाता है। जब भी टायरोसिन इस क्रोमाफिन सेल में आ जाते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि बेसिकली कैटेकोल अमाइन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इन टायरोसिन जो कि बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट की थ्रू ब्लड से क्रोमाफिन सेल में आया है, यहाँ पर एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। तो ये एंजाइम टायरोसिन पर एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से टायरोसिन कन्वर्ट होता है एंड डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एलेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को जिसमें बेसिकली टायरोसिन कन्वर्ट होता है एंड टू डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एलेनिन में, इस स्टेप को हम बेसिकली हाइड्रोक्सिलेशंस कहते हैं। अब अगेन यही डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एलेनिन पर एक और एंजाइम एक्ट करता है और इसका डीकार्बोक्सिलेशन करता है, और ये डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एलेनिन कन्वर्ट होता है into the dopamine, and this enzyme is called as DOPA decarboxylase enzyme. And this step in which the DOPA is converted into dopamine, इसको हम बेसिकली डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। अब अगेन ये डोपामीन जो कि हमारे पास डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एलेनिन से बना है, ये अगेन इंटर होता है इनटू द ग्रेन्यूल्स। जैसे हमने क्रोमाफिन सेल्स के
बात की कि इसको क्रोमोफिन सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं। यही ग्रेन्यूल अगर पोटाशियम डाइक्रोमेट को डाई से हम स्टेन करें तो ये बेसिकली ब्राउन कलर लेता है, तो इस वजह से हम इसको क्रोमोफिन यानी कलर सेल्स कहते हैं, क्योंकि ये ब्राउन कलर लेते हैं तो इस वजह से इसको हम कलर सेल कहते हैं। अब यही डोपामिन through membrane transporter this dopamine it is come into the granules। तो जब भी यहाँ पर डोपामीन ग्रेन्यूल में इंटर हुआ तो यहाँ पर अगेन एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। तो ये एंजाइम डोपामीन पर एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट करता है नॉन एपिनेफ्रिन में पे, और इस प्रोसेस को अगेन हम हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं। अब नॉन एपिनेफ्रिन को बेसिकली कन्वर्ट किया जाता है इनटू एपिनेफ्रिन, और ये जो एंजाइम है जो बेसिकली नॉन एपिनेफ्रिन को एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट करता है, ये बेसिकली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो अगेन ये नॉन एपिनेफ्रिन अगेन ग्रेन्यूल से बाहर जाता है बेसिकली साइटोप्लाज्म में, वहाँ पर फिनाइल इथानॉल एमाइन एन मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम जिसको हम कंबाइनली PNMT कहते हैं, ये एंजाइम नॉर एपिनेफ्रिन को कन्वर्ट करता है इनटू एपिनेफ्रिन, और ये एपिनेफ्रिन अगेन स्टोरेज के लिए ग्रेन्यूल्स के पास जाते हैं। तो ये ओवरऑल प्रोसेस था कि किस तरह से केटिकोल अमाइन के सिंथेसिस कहते हैं। थोड़ा सा शॉर्टली हम रिकेप लेते हैं कि टायरोसिन जो कि ब्लड में प्रेजेंट है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्रोमोफिन सेल में इंटर होता है, और यहाँ पर अगेन टायरोसिन कन्वर्ट करता है डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एलानिन में, डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एलानिन अगेन कन्वर्ट होता है इनटू डोपामिन, और डोपामिन ग्रेन्यूल में इंटर होता है, वहाँ पर डोपामिन कन्वर्ट होता है नॉर एपिनेफ्रिन में, और नॉर एपिनेफ्रिन अगेन कन्वर्ट होता है इनटू एपिनेफ्रिन। इसी तरीके से बेसिकली केटिकोल अमाइन की सिंथेसिस होती है। अब केटिकोल अमाइन की सिंथेसिस हो चुकी है, तो यहाँ पर ये केटिकोल अमाइन बेसिकली जब नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करते हैं तो ये एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन बेसिकली ब्लड में इंटर होता है। तो अब ये किस तरह से ये हार्मोन एक्शन परफॉर्म करते हैं ये हम देखते हैं। मूड ऑफ द एक्शन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन आर एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। तो जब भी ये हार्मोन एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन ये ब्लड स्ट्रीम में इंटर होते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये बेसिकली जाते हैं अपनी टारगेट ऑर्गन पर। तो टारगेट ऑर्गन डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे लिवर हो सकता है, जैसे मसल्स हो सकता है, जैसे आपके पास एडिपोज टिश्यू हो सकते हैं, जैसे आपके पास ब्लड वेसल हो सकते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ टारगेट ऑर्गन है। तो जब भी ये एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन ब्लड सर्कुलेशन ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं अपनी टारगेट ऑर्गन पर, तो यहाँ पर जो टारगेट ऑर्गन है इसके सरफेस पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि बेसिकली ओनली सेंसिटिव टू एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन है। तो ऐसे रिसेप्टर जो कि बेसिकली ओनली सेंसिटिव टू द एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, तो ऐसी किस्म के रिसेप्टर को हम कहते हैं एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। फर्दर इनकी टू टाइप के है, एक को हम कहते हैं अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, दूसरा हमारे पास बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर है। अब फर्दर इनकी टू टाइप्स है, जैसे अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर के अल्फा 1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, सेकंड वन अल्फा 2 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स। बीटा की भी फर्दर 4 टाइप है, लेकिन बेसिकली हम 2 को ही डिस्कस करेंगे, बीटा 1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर एंड बीटा 2 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स। तो one it will show more response to the norepinephrine, while the beta receptor it will show more response to the epinephrine। तो बेसिकली अल्फा रिसेप्टर ये एक्टिवेट करते हैं IP3 को थ्रू फॉस्फोलाइपेज C, ये इस तरह से मोड ऑफ एक्शन परफॉर्म करते हैं, जबकि बीटा रिसेप्टर इट विल एक्टिवेट एडिनाइलेट साइक्लेस एंड साइक्लिक AMP के थ्रू ये एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब इन दोनों को हम बेसिकली नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे थ्रू द एड्रिनर्जिक रिसेप्टर कि किस तरह से अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर एक्शन परफॉर्म करते हैं, किस तरह से बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर एक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ एड्रिनर्जिक रिसेप्टर के बारे में पता होना चाहिए, तो इस वजह से हमने थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। अब डिटेल लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स को और किस तरह से अल्फा रिसेप्टर एंड बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर एक्शन परफॉर्म करते हैं।
अब हम यहाँ पर एक्शन ऑफ द एफिनेफ्रिन एंड नॉर एफिनेफ्रिन ऑन डिफरेंट ऑर्गन पर देखिए कि किस तरह से एक्शन ये परफॉर्म करते हैं डिफरेंट टारगेट ऑर्गन पर। तो बेसिकली the effect of epinephrine and norepinephrine on various target organ depend on the type of receptors। अब ये डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करते हैं टारगेट ऑर्गन पर। तो ये डिपेंड करता है बेसिकली कि टारगेट ऑर्गन पर किस टाइप का रिसेप्टर प्रेजेंट है, आया वहाँ पर अल्फा रिसेप्टर्स है या बीटा रिसेप्टर्स है। तो ये डिपेंड करता है इनका इफेक्ट डिफरेंट ऑर्गन पर ड्यू टू द टाइप ऑफ द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन दिस टारगेट ऑर्गन्स। तो यहाँ पर हम पहले इनका एक्शन देखते हैं ऑन मेटाबॉलिज्म। बेसिकली जब भी एड्रेनलिन रिलीज होता है तो ये बेसिकली सेल में ऑक्सीजन की कंजम्पशन को इंक्रीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूवल को भी इंक्रीज करते हैं। तो बेसिकली ऑक्सीजन जब ज़्यादा कंज्यूम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलता है तो इसका मतलब यह है कि बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है यानी ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो इस वजह से हम इन हार्मोन को हम कैलोरीजेनिक हार्मोन कहते हैं, क्योंकि बेसिकली ये बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी मेटाबॉलिक रेट को ये इंक्रीज करता है बाय कंज्यूमिंग मोर ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस वजह से इसको हम कैलोरीजेनिक हार्मोन कहते हैं। अब यहाँ पर मेटाबॉलिज्म में बेसिकली हम कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म पर फोकस करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट पर इस एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन का एक्शन कैसा है। सो बेसिकली तो हमारा जो स्टोर फूड है जिसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, यानी एनिमल में जब भी एक्स्ट्रा फूड होते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं। तो बेसिकली स्टोर हाउस पार द ग्लाइकोजन ये हमारे पास लिवर एंड मसल है। तो यहाँ पर बेसिकली ग्लाइकोजन स्टोर होता है। अब जब भी स्ट्रेस और इमरजेंसी कंडीशन आते हैं, जब भी आर फाइट फ्लाइट और फेयर कंडीशन आ जाती है, तो इस केस में ये जो स्टोर ग्लाइकोजन है जो कि लिवर एंड मसल में फ्रेजन है, इनकी ब्रेकडाउन हो जाती है और ये ग्लाइकोजन बेसिकली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। यही ग्लूकोज बेसिकली टिश्यू के लिए रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द एनर्जी पर्पस। तो इस प्रोसेस जिसमें बेसिकली जो स्टोर ग्लाइकोजन है ये कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, तो इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं, जिसमें ग्लाइकोजन ग्लूकोज को कन्वर्ट होता है और ये ग्लूकोज बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन में इंटर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर ये बेसिकली जितनी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट्स और है, जैसे आपके पास अमीनो एसिड है, ग्लाइसरोल है और सब्सटेंसेस है, तो ये बेसिकली दे आर नॉट द कार्बोहाइड्रेट एज कम्पेयर टू द ग्लाइकोजन। तो ये भी बेसिकली ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट के लिए ये नॉन कार्बोहाइड्रेट भी यूज़ होते हैं ताकि ग्लूकोज को बनाया जा सके। तो इस प्रोसेस जिसमें बेसिकली नॉन कार्बोहाइड्रेट को भी ग्लूकोज के फॉर्मेशन और सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है, इसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट से ही कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनते हैं, यहाँ पर नॉन कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट बनाए तो इसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहें। तो बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन ऑन द फैट मेटाबॉलिज्म। जैसे हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस में बात की कि इससे ग्लाइसरोल एंड अमीनो एसिड भी ग्लूकोज के सिंथेसिस में यूज़ होते हैं। तो ये ग्लाइसरोल अमीनो एसिड्स वगैरह ये कहाँ से आते हैं, तो बेसिकली इनको हम फैट मेटाबॉलिज्म से रिलेट करते हैं। तो फैट मेटाबॉलिज्म में बेसिकली ये एफिनेफ्रिन एंड नॉन एफिनेफ्रिन ये बेसिकली एडिपोज टिश्यू पर एक्ट करते हैं, जिसमें बेसिकली फैट स्टोर होते हैं। तो यहाँ पर द मोस्ट एबंडेंट स्टोरेज फॉर्म ऑफ फैट हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड है। तो यहाँ पर बेसिकली हार्मोन सेंसिटिव लाइफेज को एफिनेफ्रिन एंड नॉर एफिनेफ्रिन एक्टिवेट करते हैं, और जहाँ पर एडिपोज टिश्यूज में ट्राइग्लाइसराइड स्टोर है इनको ब्रेकडाउन करते हैं। तो बेसिकली ट्राइग्लाइसराइड के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पर मुश्तमिल होते हैं, एक को हम फैटी एसिड्स, दूसरे को हम ग्लाइसरोल कहते हैं। तो जब भी हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एक्टिवेट होता है तो ये बेसिकली ट्राइग्लाइसरोल को ब्रेक डाउन करता है इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल। तो यही ग्लाइसरोल लेवर में जाते हैं, वहाँ पर ये ग्लूकोज के सिंथेसिस में यूज़ होता है, जबकि ये फैटी एसिड बेसिकली बीटा ऑक्सीडेशन में यूज़ होता है ताकि एटीपी को जनरेट किया जाता है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इसका एक्शन है ऑन द ब्लड्स। सो बेसिकली आरबीसी हमारे पास स्प्लीन में स्टोर होते हैं। तो स्प्लीन इज ए स्टोर हाउस फॉर द आरबीसीज। तो यहाँ पर बेसिकली स्प्लीन का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिसको हम कैप्सूल कहते हैं, और इसमें बेसिकली
स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं, स्प्लिनिक कैप्सूल इसे हम कहते हैं। यहाँ पर स्मूथ मसल प्रेजेंट है, तो एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन बेसिकली ये स्प्लिनिक कैप्सूल में जो स्मूथ मसल है इनको कंट्रैक्ट करते हैं, तो इसकी वजह से जो भी आरबीसी स्प्लिन में स्टोर होते हैं वो बेसिकली ब्लड में इंटर हो जाते हैं, तो इसकी वजह से आरबीसी का जो काउंट है ब्लड में वो बेसिकली इंक्रीज हो जाता है, तो आरबीसी काउंट को इंक्रीज करता है, तो ये इसका एक्शन है ऑन द ब्लड। थर्ड एक्शन दैट इज ऑन द टारगेट ऑर्गन दैट इज हार्ट, तो ये बेसिकली एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन जब रिलीज होते हैं तो बेसिकली इनके लिए बीटा रिसेप्टर है हार्ट के मसल पर, तो ये बेसिकली हार्ट की ओवरऑल एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। जैसे आपके पास हार्ट रेट है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है, एक्साइटेबिलिटी है हार्ट मसल की कि ये नर्व इम्पल्स को जनरेट करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी भी इंक्रीज करता है एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। इसके अलावा कंडक्टिविटी यानी नर्व इम्पल्स को बेसिकली स्प्रेड करना थ्रू ओवरऑल द मसल फाइबर, तो इसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस बेसिकली एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन के एक्शन की वजह। नेक्स्ट इसका एक्शन है एक्शन ऑन स्किन, तो बेसिकली जब एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं तो ये बेसिकली एरेक्टर पिलाई हमारे स्किन में बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। जब एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन आते हैं तो बेसिकली ये एरेक्टर फिलाई की कंट्रैक्शन काज करते हैं, जिसकी वजह से बाल खड़े हो जाते हैं ड्यूरिंग द स्ट्रेस कंडीशन में। इसके अलावा ये बेसिकली स्वेट की सिक्रीशन, स्वेटिंग भी इमरजेंसी स्टेट में इंक्रीज होते हैं, तो ये बेसिकली थ्रू द एक्शन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से ही होते हैं। नेक्स्ट है कि एक्शन ऑन ब्लड वेसल्स, तो एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन परफॉर्म करते हैं डिफरेंट ब्लड वेसल में। तो अब देखिए फर्स्ट हम नॉरएपिनेफ्रिन को देखते हैं कि ये किस तरह से एक्शन परफॉर्म करते हैं ब्लड वेसल में। तो ये देखिए ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है, तो यहाँ पर जब नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है तो ब्लड वेसल में इनके लिए बेसिकली रिसेप्टर्स होते हैं अल्फा रिसेप्टर, तो नॉरएपिनेफ्रिन इस अल्फा रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं और ये अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। ये बेसिकली जो ब्लड वेसल का जो डायमीटर है, ये ब्लड वेसल का डायमीटर सपोज करें ये इतना था, जब नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा रिसेप्टर के थ्रू इस ब्लड वेसल पर एक्ट करता है तो इसकी वजह से जो ब्लड वेसल है इनका जो डायमीटर है वो बेसिकली डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज एंड द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल, इसको हम बेसिकली कहते हैं वेसोकंस्ट्रक्शन। तो नॉरएपिनेफ्रिन यूज होता है एज ए वेसोकंस्ट्रक्टर बिकॉज दे विल रिड्यूस द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल, तो वेसो का टर्म बेसिकली यूज होता है फॉर द ब्लड वेसल, कंस्ट्रक्टर मीन दे विल रिड्यूस द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बेसिकली पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है। अब रेजिस्टेंस बेसिकली अपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ ब्लड, तो इस ब्लड वेसल में बेसिकली ब्लड फ्लो करेगा, तो इनका जब डायमीटर डिक्रीज हो जाता है तो इनकी वजह से जो रेजिस्टेंस है ब्लड फ्लो को वो बेसिकली इंक्रीज होता है। तो ये वो बेसिकली नॉरएपिनेफ्रिन का एक्शन है ब्लड वेसल पर। अब नेक्स्ट है एपिनेफ्रिन, तो एपिनेफ्रिन बेसिकली ये एक्ट करता है थ्रू बीटा रिसेप्टर्स, बीटा रिसेप्टर के थ्रू ये एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब और जनरली ये एज ए वेसोकंस्ट्रक्टर के तौर पर एक्ट करता है, लेकिन जो ब्लड वेसल्स स्केलेटन मसल लिवर और हार्ट में प्रेजेंट होते हैं तो ये ब्लड वेसल जो कि इन ऑर्गन में प्रेजेंट है इनका वेसोडाइलेशन करते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है और यहाँ पर भी बेसिकली जो हार्मोन एपिनेफ्रिन आता है तो इनके लिए जो रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल है इसको हम कहते हैं बीटा रिसेप्टर। तो बीटा रिसेप्टर के साथ जब एपिनेफ्रिन अटैच होता है तो ये बेसिकली जो ब्लड वेसल है इनका डायमीटर बेसिकली इंक्रीज करता है। वेसो मीन blood vessel, dilation mean they will increase the diameter of the blood vessels, तो इनका जब डायमीटर इंक्रीज होता है तो इसको हम बेसिकली वेसोडाइलेशन कहते हैं, वेसोडाइलेशन। अब
पेरिफेरल रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो बेसिकली जब ब्लड वेसल्स का डायमीटर इंक्रीज होता है तो इस केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो बेसिकली डिक्रीज होता है। तो ये था एक्शन ऑफ द एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन ऑन द ब्लड वेसल्स। अब नेक्स्ट इसका एक्शन देखते हैं ऑन द ब्लड प्रेशर। तो ये कंसेप्ट ब्लड वेसल पर जो एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन का जो एक्शन है वो बेसिकली यहाँ पर भी अप्लाई होगा। अब ब्लड प्रेशर की बात करते हैं कि ये एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन बेसिकली ब्लड प्रेशर को किस तरह से इंक्रीज करता है या डिक्रीज करते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। अब एपिनेफ्रिन पोस्ट हार्मोन ये बेसिकली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो किस तरह से, जैसे हमने हार्ट में एक्शन ऑन हार्ट में भी बात की कि बेसिकली एपिनेफ्रिन बीटा रिसेप्टर के थ्रू एक्शन परफॉर्म करते हैं और हार्ट का ओवरऑल एक्टिविटी इंक्रीज करता है। तो बेसिकली हार्ट का जब एक्टिविटी पल्स ऑफ कनेक्शन बेसिकली इंक्रीज होते हैं तो इसकी वजह से जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है इंक्रीज करता है। अगर डायस्टोलिक प्रेशर की बात करें तो ये डायस्टोलिक प्रेशर बेसिकली डिक्रीज करता है। डायस्टोलिक प्रेशर ऐसा ब्लड प्रेशर होता है जो कि ब्लड जो फोर्स अप्लाई करता है ऑन द ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। जब हार्ट रिलैक्स होता है तो इस केस में जो ब्लड वेसल पर फोर्स अप्लाई करते हैं इसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब क्यों डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को एपिनेफ्रिन डिक्रीज करता है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने बात की कि ये एक्ट करता है एज ए वेसोडाइलेटर। तो जब ये एपिनेफ्रिन ब्लड वेसल का डायमीटर इंक्रीज करता है तो इसकी वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज होने की वजह से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होता है। नेक्स्ट नॉरएपिनेफ्रिन का एक्शन देते हैं ऑन द ब्लड प्रेशर। तो बेसिकली नॉरएपिनेफ्रिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। किस तरह से, ये बेसिकली जो हमने यहाँ पर ब्लड वेसल की बात की कि नॉरएपिनेफ्रिन बेसिकली ब्लड वेसल का डायमीटर इंक्रीज करता है। तो डिक्रीज ब्लड वेसल का डायमीटर बेसिकली वेसो कंस्ट्रक्टर के तौर पर एक्ट करता है। तो इसकी वजह से जो हमारा पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है। तो इसी की वजह से जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो बेसिकली नॉरएपिनेफ्रिन इंक्रीज करता है। तो ये था एक्शन ऑन द ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट देखिए एक्शन ऑन रेस्पिरेशन। रेट एंड फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन है वो भी इंक्रीज होता है। तो किस तरह से, ये बेसिकली रेट एंड फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन को एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन इंक्रीज करता है। तो बेसिकली जो ब्रोंकियोल है हमारा, तो यहाँ पर बेसिकली स्मूथ मसल होते हैं। तो एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन बेसिकली इन स्मूथ मसल का डायलेशन करते हैं। तो जब स्मूथ मसल रिलैक्स होते हैं तो इसकी वजह से जो ब्रोंकियोल्स है उनका बेसिकली डायमीटर इंक्रीज होता है और ज़्यादा से ज़्यादा एयर का इंटेक होता है। तो इसकी वजह से जो फोर्स एंड रेट ऑफ रिस्पायरेशन है वो बेसिकली इंक्रीज होते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिस्पायरेशन पर बेसिकली इसका पॉजिटिव इफेक्ट है, यानी ये रिस्पायरेशन को इंक्रीज करता है। लास्ट एक्शन ऑन द स्मूथ मसल। तो डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में डिफरेंट टाइप की स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ जगह पर स्मूथ मसल का एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन कंट्रैक्शन काज करता है, कुछ जगह पर स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन को काज करता है। अब यहाँ पर देखिए स्मूथ मसल का कंट्रैक्शन बेसिकली इन जगहों पर करते हैं। स्प्लीनिक कैप्सूल, जैसे हमने ब्लड की बात की कि ये आरबीसी कौन को ब्लड में इंक्रीज करता है, और ये स्प्लीनिक वेसल स्प्लीन के कैप्सूल में बेसिकली स्मूथ मसल होते हैं, इनका कंट्रैक्शन करते हैं जिसकी वजह से आरबीसी कौन ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। एरेक्टर फिलाई एंड ऑफ स्किन को भी क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बाल कड़े हो जाते हैं। थर्ड, गॉल ब्लैडर में जो स्मूथ मसल है उनका भी कंट्रैक्शन काज करती है। रिलैक्सेशन की बात करें कि किस जगह पर ये स्मूथ मसल रिलैक्स होते हैं, तो ब्रोंकियोल यहाँ पर जो हमने रिस्पायरेशन की बात की, और यूरिनरी ब्लैडर्स। तो स्ट्रेस कंडीशन में लोगों को बेसिकली यूरिनेशन का प्रॉब्लम होता है। एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन स्मूथ मसल जो कि यूरिनरी ब्लैडर में होते हैं इनका रिलैक्सेशन काज करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा यूरिनेशन फील करते हैं इंडिविजुअल ड्यूरिंग द इमरजेंसी स्टेट।
थर्ड हार्मोन जो कि बेसिकली एड्रेनल मेडुला से रिलीज होते हैं, इसको हम कहते हैं डोपामिन। तो बेसिकली केटिकोल एमाइन में बेसिकली एफिनेफ्रिन एंड नॉन एफिनेफ्रिन हमने कवर किया। अब थर्ड है डोपामिन। तो डोपामिन बेसिकली इट इज सिक्रेटेड बाय द एड्रेनल मेडुला, बट द टाइप ऑफ सेल दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ दिस डोपामिन ये बेसिकली अननोन है। नेक्स्ट बात करें तो डोपामिन बेसिकली न्यूरॉन के कुछ एरिया में जो न्यूरॉन है जिसको हम कहते हैं डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, तो वहाँ पर ये न्यूरॉन बेसिकली डोपामिन को सिक्रीट करते हैं। अब डोपामिन का ओवरऑल एक्शन देखते हैं कि ये कौन से एक्टिविटी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी काज करते हैं जब ये रिलीज होता है। इंक्रीज इन द हार्ट रेट, तो ये इसका फर्स्ट एक्शन है। नेक्स्ट है कि इंक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर्स, तो बेसिकली ओवरऑल ये हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करता है। और इसका थर्ड इंपॉर्टेंट एक्शन है ऑन द ब्लड वेसल दैट इज वेसोकंस्ट्रक्शन, तो ये भी ब्लड वेसल का जो डायमीटर डिक्रीज करता है जिसको हम वेसोकंस्ट्रक्शन। तो ये ओवरऑल तीन इफेक्टेड डोपामिन का डिफरेंट बॉडी पार्ट पर। अब डोपामिन की डिफिशिएंसी की वजह से बेसिकली एक डिसऑर्डर अराइज होता है जिसको हम कहते हैं पार्किंसन डिजीज़। तो पार्किंसन डिजीज़ में बेसिकली ये जो डोपामिन है इनकी डिफिशिएंसी होती है और ये बेसिकली एक नर्वस डिसऑर्डर है। अब ग्रेट बॉक्सर मोहम्मद अली भी पार्किंसन डिजीज़ से अफेक्ट था। तो ये बेसिकली जो एड्रेनल मेडुला का जो ट्रांसप्लांटेशन है वो बेसिकली पार्किंसन डिजीज़ की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, क्योंकि ये बेसिकली क्या करते हैं डोपामिन को सिक्रीट करते हैं। तो एड्रेनल मेडुला का ट्रांसप्लांट करते हैं इनटू द ब्रेन्स, तो इसकी वजह से पार्किंसन डिजीज़ की ट्रीटमेंट में ये इम्प्लांटेशन ऑफ द एड्रेनल मेडुला यूज़ होता है। तो फाइनली यहाँ पर हम मेटाबॉलिज्म ऑफ केटिकोल एमाइन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने बायोसिंथेसिस ऑफ केटिकोल एमाइन को पढ़ा, फिर इसके बाद एक्शन की किस तरह से केटिकोल एमाइन एक्शन परफॉर्म करते हैं। सो फाइनली एक्शन के बाद जब इनका ब्रेकडाउन हो जाती है तो इसी को हम बेसिकली मेटाबॉलिज्म ऑफ केटिकोल एमाइन कहते हैं। तो हमारा जो एफिनेफ्रिन है नॉर एफिनेफ्रिन है, तो बेसिकली इन दोनों पर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसको हम कहते हैं केटिकोल और मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। तो ये केटिकोल और मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम जब एफिनेफ्रिन पर एक्ट करता है तो ये एफिनेफ्रिन बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है मेटा एफिनेफ्रिन में, और जब यही सेम एंजाइम नॉर एफिनेफ्रिन पर एक्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है मेटा नॉर एफिनेफ्रिन में। तो इस स्टेप को बेसिकली हम कलेक्ट इन स्टेप में जिसमें बेसिकली एफिनेफ्रिन मेटा एफिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाते हैं और नॉर एफिनेफ्रिन कन्वर्ट हो जाता है मेटा नॉर एफिनेफ्रिन में। तो इस स्टेप को हम बेसिकली मिथॉक्सिलेशन कहते हैं और ये बेसिकली केटिकोल और मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट इससे इन दोनों को मेटा एफिनेफ्रिन एंड मेटा नॉर एफिनेफ्रिन को हम कलेक्टिवली मेटानेफ्रिन कहते हैं, मेटानेफ्रिन। अब नेक्स्ट इस मेटानेफ्रिन एंड मेटानॉर एफिनेफ्रिन पर बेसिकली मोनोएमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम ये एंजाइम एक्ट करता है और ये बेसिकली एक ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मेटा एफिनेफ्रिन पर एक्ट करता है तो ये भी बेसिकली विनाइल मैंडेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और मेटानॉर एफिनेफ्रिन पर भी ये सेम एंजाइम जब एक्ट करते हैं तो इनसे भी एक ही प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है विनाइल मैंडेलिक एसिड, और इस स्टेप को हम बेसिकली ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये था मेटाबॉलिज्म ऑफ केटिकोल एमाइन। तो किस तरह से इनकी मेटाबॉलिज्म होती है, तो बेसिकली ये इसमें 3 स्टेजेस है जिसमें फर्स्ट एफिनेफ्रिन मेटा एफिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, फाइनली इनसे विनाइल मैंडेलिक एसिड बनता है। देखा जाए तो किस तरह से केटिकोल एमाइन की रिमूवल हो जाती है, तो बेसिकली 15% हमारा जो केटिकोल एमाइन है ये प्री फॉर्म में बॉडी से यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एफिनेफ्रिन एंड नॉर एफिनेफ्रिन फॉर्म में ये रिमूव हो जाता है, जबकि 50% बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ मेटानेफ्रिन फॉर्म में ये एक्सक्रीट होते हैं, जैसे मेटा एफिनेफ्रिन एंड मेटानॉर एफिनेफ्रिन फॉर्म में ये बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, जबकि रिमेनिंग 35% बेसिकली फिनाइल मैंडेलिक एसिड की फॉर्म में बॉडी से रिमूव होता है। तो ये था ओवरऑल अबाउट द
एड्रेनल मेडोला। इसके बाद बेसिकली नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एड्रेनल मेडोला से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।